अब हम अपने छठे सेशन की तरफ चल रहे हैं, जो फॉरेन अफेयर्स है। फॉरेन अफेयर्स में हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं जो चर्चा करेंगे और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ ऐसे ताने बाने हमारे फॉरेन अफेयर्स के, हमारे विदेशी नीति के, जो उलझते जा रहे हैं। रोज समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई दुनिया हमें देख रही है। फिर कभी हमें समझाया जाता है कि हम लोग एक फोन कर देते हैं और यूक्रेन युद्ध थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है दोनों लोगों के द्वारा, जिससे हम अपने बच्चे वहां से ले आए। फिर इस तरह की बातें होती हैं। फिर बताया जाता है कि नेतन्याहू जी ने तुरंत फोन किया और उन्होंने भारत के लिए बहुत मतलब कहा कि आप हमारे साथ रहिए। लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि उन्होंने करीब 25 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उस दिन फोन किया था। इन सारी चीजों के बीच में मुझे जरा एक दो चीजें मेरे मन में हैं, और वो मन में इसलिए है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कुछ चीजों को कैसे। ये सतीश झा साहब आ गए हैं, उनको वो मुझे ये कुछ मेरे लिए अनसुलझी पहेलियां हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, सतीश झा साहब भी आ गए। मैं आपसे सतीश भाई, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले इसलिए मुझे जरा एक चीज ये बताइए, जब अभी 3-4 दिन पहले जब हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी इतना वाई जम्प्ड और उन्होंने तुरंत कहने लिया हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जबकि भाई ये आप पैलेस्टीन से आपका क्या झगड़ा है? पैलेस्टीन और हमास दो अलग अलग चीजें हैं, ये समझना होगा। और इतना हमें वाई वी वर सो एंशियस टू शो आवर सपोर्ट टू इजराइल, जबकि अभी आपने ऑफिशियली एक 4-6 महीना पहले भारत सरकार ने पैलेस्टीन के लिए कहा था कि भाई वो हमारा, हम उनके साथ खड़े हैं, हमारा पुराना रिश्ता है, हम उनके साथ रहेंगे। एक बीच की लाइन भी हो सकती थी। सतीश जी जरा ये पैलेस्टीन और इसकी बात बता दीजिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए। मेरे एक दर्शक का कहना था कि ये जो हमास का जो भी हुआ है, इट इज अ बालाकोट एंड पुलवामा फॉर नेतन्याहू, क्योंकि 1 साल के अंदर उनका इलेक्शन है और उस इलेक्शन को कहीं ना कहीं से होने के लिए वो बिल्कुल जैसे बालाकोट को हमारे यहां यूज किया गया था पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि उसको राष्ट्रभक्ति से माना गया था, उसी तरह से इसको यूज किया जाएगा। थोड़ा इस पे भारत की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, और हम जल्दी ही से कुछ ना कुछ बोलने लगे, इस पे जरा सतीश जी बताइएगा। देखिए, कोई भी लड़ाई आज की तारीख में एक, उसे कहते हैं वॉर ऑफ चॉइस। एक जमाने में लड़ाई होती थी महत्वाकांक्षा के लिए, राजा को शौक है महाराजा बनने का। लड़ाई होती थी इसलिए कि उनको कोई रानी पसंद आ गई। लड़ाई इसलिए होती, जमीन चाहिए, अच्छी जमीन थी। कि आज की तारीख में लड़ाइयाँ जो हैं सब चॉइस की लड़ाई हैं। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका की मुश्किल ये है कि जब से आपने एक किताब पढ़ी होगी गॉलब्रथ के पहले की, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो बात हुई थी, उसकी चर्चा आज कम होती है कि वो इतना स्थायी बन गया है सिस्टम में, उसके बिना कुछ होता नहीं। तो अगर आप हर साल 1000 बिलियन डॉलर के हथियार बनाएंगे, उससे खपाना तो नहीं पड़ेगा आपको। नहीं खपाओ तो क्या होगा? तो रूस की मजबूरी भी यही थी, उसको हथियार खपाने थे। अपनी सेना को मुस्तैद रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। अगर आप पूरा ढांचा बनाओगे जिसका मतलब ये है कि युद्ध हो, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता रहे इस तरह की चीज़ों का जो विनाश करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल तो होगा। तो अमेरिका की एक मजबूरी है, आप देखेंगे पिछले विश्व युद्ध के बाद भी हमेशा वो किसी लड़ाई से जुड़ा रहा है। वो चाहे कोरिया की हो, चाहे कहीं की हो, ना हो तो भी लोगों को डिप्लॉय करना पड़ता है। यहाँ की मिलिट्री के करीब 1/3 से ज़्यादा लोग दुनिया भर में बाहर रहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन वो उसका एक हिस्सा बन चुका है। तो मिलिट्री जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब जॉर्ज बुश आए, आपने शायद किताब देखी हो ना देखी हो, पहली जो उनकी मीटिंग हुई 20 जनवरी 2001 में, उन्होंने पूछा कि इस आदमी ने मेरे बाप की बेइज्जती की है और मैं इसका हिसाब करूंगा। सद्दाम हुसैन, उसका पहला जो है 11 बजे उसकी जो सभा हुई, उसमें उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी किताब में लिखा, उसको डांट लगा दी FBI ने, आप नहीं लिख सकते, उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन यह है कि उससे सच बात उगल दी थी कि उससे फिर एक उनके थे जो गुरु थे, उनके चाणक्य थे, उन्होंने समझाया
भाई क्या करना चाहिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा छोटी सी बात है, छोटी सी आग लगाओ, फिर उससे बड़ा करो, उसे और बड़ा करो, उसे बड़ा करते रहो, जब तक राष्ट्रपति हो वो आग बड़ी करते रहो। तो अगर देखें आप, छोटी सी स्टैटिस्टिक्स है, अफगान और मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई हुई, बुश के जमाने शुरू हुई, उस पे 6,000 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे। ये अफगानिस्तान की जो प्रति व्यक्ति या उनकी जो जीडीपी है उसका करीब मान लीजिए 200 गुना रहा हुआ। उसके बाद भी स्थिति क्या है, उन्होंने उसको वापस सौंप दिया तालिबान को। उसमें कोई मूल्यों की बात नहीं थी, उसमें सिर्फ इस बात की थी कि हमारे पास ताकत है। वो वही बात जो शेर और बकरी वाली बात जो आती है ना, तूने मेरा पानी जूठा किया, नहीं सब आप तो ऊपर है मैं तो नीचे हूँ, तूने वो जवाब दिया तो उसको खा जाओ। तो सवाल ये है, लेकिन यूक्रेन की बात कुछ अलग है। यूक्रेन को लेकर के देश में, अमेरिका में भी झंझट है। दो ग्रुप हैं, एक उसका समर्थन करता है, एक नहीं करता है। एक तो एक बात होगी, दूसरी बात हुई रूस के साथ, उसको जोड़ने के लिए पुतिन के साथ संबंध जो थे ट्रंप के नॉर्मलाइज कर दिए गए थे कि उनके रिश्ते अलग तरह के थे। उनमें क्या क्या गठबंधन थी उसका कोई हिसाब लगेगा नहीं, कभी कोई करना भी नहीं चाहता। कई चीजें हैं जो हम चाहते हैं अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए सामने तो लाएं, लेकिन पूरी तहकीकात न करें। तो वो बुश और ट्रंप का रिश्ता कुछ पुतिन और ट्रंप का रिश्ता कुछ उस श्रेणी में चला जाता है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं होती उसकी भी दाम देने पड़ते हैं। आपने सुना है कि 6 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने ट्रंप के बेटे को दिए, उसकी तहकीकात होगी जब होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी होगी। लेकिन ये सारे उसी मशीनरी का हिस्सा है जो हमारी वॉर मशीन है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यूक्रेन में क्या हो रहा है आज की तारीख में, एक कॉमेडियन वहां का राष्ट्रपति है, वो किसी ने बनाया है, किसी ग्रुप ने उसको बनाया है, वो ग्रुप चाहते हैं वो इस सजा से काम करे और सब लोग अमीर होते जा रहे हैं। येलेंस्की अमीर हो गए, उनके पीछे वाले ग्रुप अमीर हो गए, सबकी ताकत बढ़ेगी। यानी कि जो लड़ाई है वो एक आमदनी बढ़ाने का जरिया बन चुकी है। अगर इस बात को हम समझेंगे नहीं तो कभी समझ नहीं सकते। अमेरिका में भी जो है इस पे सारी जो उनके एनुअल बजट की बात थी, कहाँ रुक गई थी, यूक्रेन को दे कि नहीं दे। अब बताइए, इतना बड़ा देश है, ये यूक्रेन के नाम पे पट गया, उसको लेकर के एक स्पीकर की नौकरी चली गई, तमाम चीजें हो रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि अर्थव्यवस्था को चलाने की जो मूल बातों में से एक जो है वो लड़ाई भी है। ये सब कुछ नहीं है। जब जॉर्ज बुश के जमाने में कहा जाता था कि उन्होंने, डिक चेनी ने 5 से 6,000 बिलियन डॉलर जो खर्चा हुए, उससे मान लीजिए 15-20 जेन्युइन रहे होंगे, बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। हमारे 5,000 लोग हैं, सब बिलियनर बन गए। तो यानी इस तरह की जो बातें हो रही हैं, हमारे पास एक रिसर्च बेस पे कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन किसी पास सबूत तो नहीं है, किसी पास इतनी ताकत नहीं कि हम उसको बातों को समझ सकें इस डिटेल पे कि हम उसको लिटिगेट कर सके। कोई लिटिगेट नहीं कर सकता। ये सारी बातें परसेप्शन के लिए रहती हैं, या कुछ डेटा दिखाता है कि ये सही हो सकता है, लेकिन सही क्या है सही नहीं है वो आप ट्रंप की भाषा से जान सकते हैं, जिसने कब कुछ भी सही नहीं कहा फिर लोग उसका अनुकरण करते हैं। अपने देश में आप जानते हैं पिछले 9 साल में कुछ भी सही नहीं कहा गया, लेकिन लोग उसको सही मानते हैं। तो ये जो बात है, लड़ाई आज की जो भी है वो एक आर्थिक कंपल्शन है, विवशता भी कह लीजिए उसको, मजबूरी कह लीजिए, लेकिन उसके बिना आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। तो वो मिलिट्री, अगर 1,000 बिलियन डॉलर की बात यहाँ पे हो रही है, 1,000 बिलियन डॉलर, अमेरिका की आमदनी मान लीजिए 25 बिलियन डॉलर है, उसमें 1,000 जो है करीब 4% तो हुआ। उसकी जो नेशनल जो इनकम ग्रोथ है वो करीब 2-2.5-3% जाती है। इतनी बड़ी इकॉनमी में इससे बड़ी ज्यादा ग्रोथ नहीं आती, 1-1.25 से लेकर 3 के बीच में चलती रहती है। उसमें 4% हमारा खर्चा जो है मिलिट्री का है। तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है जो उसके ग्रोथ रेट के लिए, वो इंजन चलाने के लिए, तमाम प्रोडक्शन करने के लिए और लोगों को बाहर भेजने के लिए दबाव, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी तो अर्थव्यवस्था फर्क पड़ता है। अर्थव्यवस्था सिर्फ एक दिशा की नहीं होती, इसके कई आयाम हैं, कई अंग हैं, उन सब से असर पड़ता है। तो मेरा मानना यह है, जो MIC से बात शुरू हुई थी जिसकी चर्चा आजकल कम होती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और भारत की मजबूरी ये हो जाएगी, अगर हम भी चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मिलिट्री का रोल बढ़े, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी हम भी हमेशा लड़ाई में लगे रहें। तो ये चीजें जो है लोग देखते नहीं है, जिंगोइज्म के हिसाब से चीजें हमेशा हम लोग अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। लेकिन जो यूक्रेन में हो रहा है, ये कल मुझसे किसी से पूछा कि कब खत्म होगी, हमने कहा कभी खत्म नहीं हुई लड़ाई। कितनी लड़ाइयां 30-40 साल चली हैं, जब चाहें खत्म कर देंगे, जब उनको लगेगा कि बाकी चीजें बड़ी हो गई हैं और कुछ भी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो लड़ाई हमेशा किसी एक बहुत बड़े आर्थिक और सामरिक और तमाम, कोई वजह एक नहीं होती, कभी कोई चीज बड़ी हो जाती कभी और उससे आगे आग लग जाती है। लेकिन ये कुछ वैसा ही है कि पुतिन ने भी ये किया,
कि भाई हम एंगेज रहेंगे। पुतिन के फायदे क्या हुए? रूस की अर्थव्यवस्था आज सुनते हैं सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत मजबूत हो गई है, उनकी जो ताकत बढ़ गई है। यूक्रेन का क्या हुआ? वहां सब लोग, सिर्फ जो लोग मरे हैं या भागे उनके अलावा सब लोग अमीर हो गए हैं। यूक्रेन में आप फोटो देखेंगे आप कि जहां जहां विनाश होता है बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये सब जो दुनिया को बांटने का जो खेल चलता रहता है उस पर हमें समझना चाहिए। इसमें ये हमें भावनात्मक नहीं होना चाहिए, इसमें बह नहीं जाना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं इसराइल और जो हमास की लड़ाई का जिक्र हो रहा है, अब उसे इसराइल हमास की लड़ाई कहते हैं। दरअसल 75 साल से इसराइल फलस्तीन की लड़ाई है। जब भारत सरकार, मैंने भी काफी उसके खिलाफ बोला, अमेरिका में बोला, जो ऐसा फोरम है जिसको हमारी सरकार की अहमियत ये देखती है, और 4-5 दिन बाद देखा कि उनका रुख बदला। अब वो कह रहे हैं दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। वो अच्छी बात है कि दोनों को साथ लेके चलिए। आप बताइए कि भाई ये लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि किसी ने कोई गलती कर दी। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि 75 साल से आप अन्याय करते चले जा रहे हो, उसको कहीं ना कहीं तो उसका फोड़ा निकलेगा। इसको फोड़े हैं, लेकिन ये बड़ा फोड़ा निकला इस बार। तो ये जहां भी लड़ाई हो रही है उसके पीछे अर्थव्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको हमको समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ जो बात शुरू हुई थी 1966 के आसपास, वो फिर शुरू करनी पड़ेगी। आनंद जी। मेरे साथ कल प्रमोद शर्मा। मैं कल साहब से पहले एक उनके विचार ले लूं। कल साहब, मैं आपसे प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि पहले देखिए, ये रक्षा और विदेश मंत्रालय ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर अगर रक्षा मंत्रालय में लड़ाई शुरू होती है तो खत्म हरदम वो विदेश मंत्रालय की टेबल ही पे होगी। मैं थोड़ा एक ओवरव्यू आपसे 5-7 मिनट में, थोड़ा छोटा ही हम लोग रखेंगे, 2 बार में कोशिश करेंगे आने की। ओवरव्यू आपका जो इस समय भारत की विदेश नीति है, उसमें कहीं कहीं ये लग रहा है हम अपने सारे पड़ोसी राज्यों से, हमारे संबंध बहुत खराब हैं, हम हर एक से झगड़ा कर रहे हैं, हम कुछ झूठ बात कह रहे हैं जिसका कोई ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है। मैं उसमें एक छोटा आपका वक्तव्य ले लूं, फिर मैं इस डिस्कशन को और लोगों से बात करता हूं। कल प्रमोद शर्मा। आनंद साहब, पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो ये विषय आपने लिया कि इस जंग के अंदर और आपस के अंदर जो धंधा है उसका क्या मुद्दा कैसे जुड़ा रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। सब चीजों पे बातें होती हैं, इस मुद्दे पे बात नहीं होती जहां पर कि बड़े पूंजीपतियों की जेब की बात जहां आ जाती है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि रक्षा और विदेश नीति बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। अभी चीन से आपको पता ही है, चाहे वो पूरब की सीमाएं हो चाहे उत्तर की सीमाएं हों, हमारे कई सैनिक भी मारे गए, कई जमीन भी ली गई। लेकिन विडंबना यह है, अचंभा यह है कि सब लोग इसको बहुत सामान्य रूप से समझते हैं। क्या हो गया, 50 आदमी मरी तो गए, 200 आदमी मरी तो गए। हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था है सही, हमारी आर्मी भी चलती है। लेकिन ये आपका कहना ठीक है और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। चीन के अंदर 20 राउंड बातचीत हुई। कौन गया? भारत के जनरल गए, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डिप्लोमेट्स, फॉर गॉड सेक आई डोंट नो वेयर वर दे, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के भी कई लोग नहीं गए, साथ में आपके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका कुछ पता नहीं था। आप क्यों जनरलों को कंफ्यूज कर रहे हैं? जनरलों से एक बात करिए कि आपको जंग लड़नी है, आपको क्या क्या साजो सामान चाहिए होगा। ये आपसे मैं सहमत हूं और इस चीज को आदमी को समझना चाहिए हो क्या रहा है। और आपने ठीक बोला कि आज पता चला हमास लड़ाई कर रहा है, सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हम तो इजराइल की तरफ खड़े हैं। ये क्या हो रहा है? इसके साथ एक चीज और, आप बोल रहे हैं नीति, विदेश नीति, मैं तो कह रहा हूं राष्ट्र की नीति और विदेश नीति दोनों शायद इस वक्त लोअर स्टेप पे हैं। मैं एक नागरिक होने के नाते तो कह ही सकता हूं, मैं एक्सपर्ट, लोग बोल सकते हैं कि आप एक्सपर्ट नहीं है, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते और एक रूरल इकोनॉमी से जुड़े होने के नाते, एक काश्तकार होने के नाते, मैं इस मुद्दे को बहुत मजबूती से बोल रहा हूं कि हमारी राष्ट्र नीति और विदेश नीति दोनों फेल हो रही है। और हमारे झा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि अर्थव्यवस्था से ही दुनिया चलती है। अर्थव्यवस्था से बिल्कुल चलती है, लेकिन उसके लिए इंसानों की जान को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए।
जब सैनिक की लाश पहुंचती है उसके गांव में, या लोग जब लेने आते हैं, या तो आप बोल दीजिए कि साहब हमें इसका कोई मतलब नहीं है, हमें अर्थव्यवस्था से मतलब है, आप लोग लड़ते रहिए। ये होता रहा, इसका दबाव पड़ता है, इसका आदमी हौसले पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। और अगर आम नागरिक नहीं बोलेंगे तो ये स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। चीन जो है वो बे ऑफ बंगाल में घुसना चाहता है, उसको जगह नहीं मिल रही है, उसको इंडियन ओशन में जाना है, उसको अरेबियन सी में घुसना है अपने ट्रेड के लिए। इन चीजों को समझते हुए आपने जो बात बोली है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग बैठ के और थोड़े प्रधानमंत्री को भी बोलेंगे, भाई ऐसी बसी आप बात बोल देंगे, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आनंद साहब, ओवर टू यू। जी, थैंक यू। अजीत झा भाई साहब, एक दो चीजें जरा बताइए। एक तो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि अजीब सी चीज है कि चीन हमारा 100 बिलियन हम उससे इंपोर्ट करते हैं, 100 बिलियन, 1 बिलियन में 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया। ये सुन के मुझे पहली बार पता लगा, मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। चीन का कोई राजदूत पिछले 1 साल से हिंदुस्तान में नहीं है, और ये फेल्योर ऑफ इंडियन फॉरेन अफेयर्स के जो भी मंत्रालय है उनका है। वो पाकिस्तान में उनका फुल फ्लेजेड एक एम्बेसडर है, नेपाल में है, बांग्लादेश में, हमारे यहाँ नहीं है। और ये 1976 में जब हमने अपने डिप्लोमेटिक को रिस्टोर किए थे, के.आर. नारायणन साहब हमारे पहले, मतलब आफ्टर वॉर के बाद जब पहली बार फुल फ्लेजेड एम्बेसडर बन के गए, ये पहली बार हो रहा है। मतलब ये पिछले 46-47 साल में पहली बार हुआ है कि चाइना ने अपना एम्बेसडर नहीं भेजा है। मैं इससे रिलेटेड आपसे एक चीज पूछ रहा हूं अजीत भाई साहब, कि अफगानिस्तान ने पिछले दिनों अपना राजदूतावास, जो उनका दूतावास था, वो वाइंड अप कर लिया इंडिया से। नाउ हाउ यू कैन डू दिस? वहां पे आपके मर्जी की सरकार हो, नई मर्जी की सरकार हो, आप, और उन्होंने जब गए, उन्होंने, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भारत सरकार से हम लोग को वीसा और उसमें दिक्कत हो रही थी, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, चीन वहां पे, मतलब कॉर्ड में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं। कैसे घुसे? हम सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे अगल बगल जो इमीडिएट हैं, हम दूतावास कैसे मतलब उनका बंद होके चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई इस तरह का प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाया गया कि भाई रहो यहाँ, क्या दिक्कत है, इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, क्या सहूलियत चाहिए, क्या मदद चाहिए। उनको तो रोक के रखना था आपने, उनसे राजनयिक आपके संबंध खत्म आज से। मैं दोनों चीजों पे जरा अजीत भाई साहब आपसे समझना चाहूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, अनम्यूटेड है पर कहीं कुछ आपका हाँ, नहीं नहीं, एक काम कर सकते हैं आप, भाई साहब एक बार फिर रिकनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं अनिल जी से बात कर लेता हूं, फिर आपके पास सेम क्वेश्चन आएगा, मैं अनिल जी से दूसरा क्वेश्चन कर ले रहा हूं। एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए अजीत भाई साहब, अजीत भाई साहब रिकनेक्ट कर लीजिए, काट के हाँ। डॉक्टर अनिल जैन साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये जो कनाडा वाला मामला भी हुआ, और ये शायद हम लोग किसी और कभी किसी और चैनल पे हम लोग बात कर चुके हैं, ये कनाडा का मामला हमने, जिसको कहते हैं ना, बिना बात के काम किया। कवर्ट ऑपरेशन पूरी दुनिया में होते रहते हैं, चाहे वो CIA करे, चाहे वो मुसैद करे, चाहे वो ISI करे, चाहे वो कोई करे, और हिंदुस्तान ने भी इस तरह के किए ही होंगे, मैं बिना जाने बोल रहा हूं। निजर वाली चीज को आप क्यों इशू बनाए और आप अकेले खड़े हो गए हैं कनाडा के साथ? आज दुनिया के सारे G7, G20, मतलब ये सारे देश उसके साथ खड़े हैं, नाटो उसके साथ, हम अकेले एक तरफ खड़े हो गए हैं और बिना बात के हमने एक इशू बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वोट की वजह से बनाया गया, कि वो थोड़ा खालिस्तान हिंदू वाला हो जाए तो हिंदू वोट ठीक हो जाएंगे। मैं थोड़ा इसमें कनाडा रो को, हाउ बैडली वी हैंडल द कनाडा इशू, अनिल जयसिंह साहब इस पे थोड़ा कनाडा वाले पे आपसे समझ लें।
आनंद जी, देखिए आजकल जिस तरह की राजनीति हमारे देश में पिछले 10 साल से चल रही है, उसमें हर इशू को पॉलिटिकल इशू बना करके और उसको कि किस तरह से इसको जो पार्टी इन पावर है उसको फायदा मिल जाए, वो कोशिश की जाती है। और ये जो इश्यूज होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। कभी भी कोई देश इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि हमने उस देश में ऐसा ऑपरेशन किया, और जिन लोगों को भेजा भी जाता है उनको पहले बता दिया जाता है कि वी विल डिसोन, अगर आप पकड़े गए तो वी विल डिसोन यू, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमने भेजा या आपसे हमारा कोई भी कनेक्शन है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो ट्रोल आर्मी एक जो नासमझ लोगों की हमारे देश में है, वो ऐसे कहते हैं जी देखिए ऐसा कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक वहां भी कर दी और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसके क्या दूरगामी नतीजे निकलेंगे ये लोगों को पता नहीं है। और अभी जो आप जो बात कर रहे थे इसकी हमास की और इजराइल की, तो हमास का हर कोई टेररिस्ट ग्रुप है, उसका विरोध करता है। लेकिन फिलिस्तीन की जो बात थी, और 3-4 दिन के बाद, अब 3-4 दिन क्या चला, जो ट्रोल आर्मी थी वो उसको किस तरह से बता रही थी, उसको एक ऐसा इशू बनाना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम बन जाए और उसका फिर ध्रुवीकरण हो और उसका फिर पॉलिटिकल बेनिफिट देश में मिले उस पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन जो सरकारी बयान अभी आया है कल, वो बिल्कुल वही आया है जो पुरानी नीति थी, वो उससे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे जो हर चीज में जो राजनीति, जो सियासत और कैसे उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए, ये जो कोशिश रहती है, ये देश के लिए लॉन्ग टर्म में ना बहुत घातक होती है। और जहां तक चीन की बात है, देखिए चीन को तो अमेरिका ने अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। अब रशिया उसका दुश्मन नंबर 1 नहीं है, वो चीन को मानता है, क्योंकि चीन जो है वो हर तरह से अमेरिका को टक्कर दे रहा है, इकोनॉमी में टक्कर दे रहा है, टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रहा है, और डिप्लोमेसी में टक्कर दे रहा है, और मिलिट्री में भी टक्कर दे रहा है। वो उसकी मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अभी भारत की कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो गई कि वो अमेरिका के साथ जा करके मिले, और एक क्वेड करके जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के साथ एक जो बनाया है गठबंधन, वो बनाए। लेकिन जो आपने जिस चीज का जिक्र किया, $100 बिलियन का जो ट्रेड है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी मजबूरी है। अब जो चीन की ये जो 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 मैन्युफैक्चरिंग जो जायंट बन चुका है, उस पर सब पूरा जो वर्ल्ड है वो डिपेंडेंट हो चुका है। और वो धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी दिखाते हुए, हम उसको ये कहते हैं कि खरीदता है, कर्ज में कर्जदार बना देता है, जैसे पुराने साहूकार लोगों को कर्जदार बना दिया करते थे। लेकिन चीन जो हमारे देश के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सबको कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट करा करके और कुछ पैसे दे करके, उनको प्रॉस्पेरिटी का एक सपना दिखा करके वो उनको दोस्त बना रहा है, और चारों ओर से हमें घेर चुका है। तो चीन एक बड़ा एक मसला बन के आया है, जिसका हल हमारे देश को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। क्योंकि जैसे हमारी इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पूरा वर्ल्ड में नाम है इंडिया की, लेकिन उसका सारा कच्चा माल तो चीन से आता है, तो वो भी डिपेंडेंट है उस पर। तो चीन पे डिपेंडेंसी एक तरफ, वैसे आप कह सकते हैं टिकटॉक पे बैन कर दो, ये दिवाली पे फुलझड़ी पे बैन कर दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन जो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंसी, आप उससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? जी जी अजीत भाई साहब आ गए। अजीत भाई साहब आप देखिए, अगर वो हो मेरा जो दूतावास बंद हुआ अफगानिस्तान का, उस पर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कांट हियर यू। नहीं, लेकिन आपका तो फर्स्ट क्लास आता था, आज क्या हो गया है? नहीं नहीं, वी कांट हियर यू। मैं किसी से फोन करवा रहा हूं, मैं फोन करवा रहा हूं किसी से, आपका ठीक करवाता हूं। तब तक सतीश भाई साहब मैं आपके पास आ जा रहा हूं। साक्षी जरा फोन करके देख लें, अजीत भाई साहब को फोन कर लो, देख लो कैसे होगा ठीक। सतीश भाई साहब आप ये बताइए, ये सारी बात तो हो गई, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, और चूंकि आप अमेरिका को ठीक से समझते हैं, हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, हाल के दिनों में अमेरिका के जो राजदूत है पाकिस्तान में और इंडिया में, दोनों जगह, पाकिस्तान के राजदूत साहब जो हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाने लगे। वो दो तीन बार गए, 2 बार तो गए, तीसरा का पक्का नहीं है। और वहां जाके जब वो आए तो वो उसको आजाद कश्मीर करके एड्रेस करने लगे।
भारत ने उस पर आपत्ति जताई। भारत ने कहा कि भाई ये क्योंकि वो पुराना टर्म उनका होता था पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, लेकिन वो उसको आजाद कश्मीर बोलने लगे जो पाकिस्तान बोलता है। जब हमने आपत्ति जताई तो उनके इंडियन एम्बेसडर जो थे यहां, उन्होंने कहा इसमें आपको क्यों दिक्कत है, हम आपके कश्मीर में भी तो गए थे, G20 में भी गए थे, हम आपके कश्मीर भी जाते हैं, हमारा वहां का वहां उनके कश्मीर में जाता है। मैं थोड़ा, क्योंकि ये एक बड़ा चेंज हुआ है अमेरिकन पॉलिसी में, और इसको बहुत से लोग मानने वाले हैं कि चाहे आप कुछ कर लीजिए अमेरिका में, अमेरिका ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का। हम चाहे जितनी झप्पी कर लें, हम जितना बाइडन कर लें, हम जितना आपकी बात ट्रंप सरकार कर लें, अगर अमेरिका के सामने ऐसा लगता है कि कोई चॉइस आएगी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका एंड पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को इसलिए करेगा कि पाकिस्तान के रणनीतिक रूप में उसकी लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से वो रशिया, चाइना, अफगानिस्तान इनको कंट्रोल कर सकता है रणनीतिक रूप से। हम बता, मैं थोड़ा इस पे आपका चाहूंगा कि ये जो शिफ्ट हुआ है एकदम से पीओके से आजाद कश्मीर तक का सफर, मैं थोड़ा एक टिप्पणी आपकी इस पे चाहूंगा, सतीश झावे सर। आनंद जी, आपने देखा होगा अभी हाल में ही एक तरफ तो G20 के दौरान एक गर्मजोशी दिखी आपको, हमने उसका डंका पीटा। दूसरी तरफ जब बात आई कनाडा वाली, तो अमेरिकन एम्बेसडर जो हाई कमिश्नर थे, राज एम्बेसडर थे कनाडा में, उन्होंने कहा, पहले कहने वाले थे कि हमने ही उनको सूचना दी थी और हमने ही 5 I जो देश है सब उनके साथ इसको साझा किया था। और फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका, उन्होंने खुद भी कहा कि ऐसा हुआ है। यानी कि शुरुआत में भारत ने कोशिश की कि 5 I का इसका कोई रिश्ता नहीं है। अमेरिका ने आखिर इस बात क्यों जाहिर किया, ये तो सीक्रेट बात थी, इसको कहने की जरूरत क्या थी, उन्होंने सामने सामने कहा। तो ये बात साफ है कि कनाडा वाली बात में भी जो शुरुआत हुई अमेरिका से हुई। अमेरिका कभी भी जब भी कोशिश करता है वो चेस खेलता है, उस चेस में आपके ऊपर प्रेशर तो पड़ा रहना चाहिए। तो भारत जो पाकिस्तान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी जगह लोकेशनल एडवांटेज उसका है। उसके साथ साथ जब रिश्ते बने हुए उनके काफी अंदरूनी रिश्ते ऐसे बने हुए हैं कि उनको डिस्टेबलाइज करना आसान नहीं है। वो अपनी उनकी नोकझोंक होती रहती है, कुछ पैसे लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कभी वो भी अपना डंका बजाते हैं, कुछ करते रहते हैं, लेकिन अंत में उनकी जो सारी नीतियां हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट वो तय करता है, जिसका काम ये देखना। भारत उससे थोड़ा सा बड़ा होने के नाते उस बात को इस तरह नहीं देखता। जयशंकर ने कोशिश की है कि भारत को उसकी जगह में लेकर उससे बोलना शुरू इस तरह से किया, जिसको मैं डिप्लोमेसी नहीं मानता। अगर वो बात प्रधानमंत्री करे समझ में आती है, वो जो कहते हैं विदेश मंत्री की तरह, वो बात समझ नहीं आती हमारे। लेकिन वो अनडिप्लोमेटिकली उन्होंने इस बात को उठाया कि भारत एक बड़ा देश है। लेकिन जब आप कहेंगे बड़े हैं तो लोग आपको छोटा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बेहतर है कि उसका डंका ना पीटा जाए। तो ये जो बातें हो रही हैं इसलिए कि भारत को हमेशा अनकंफर्टेबल हमेशा रखना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका होते तो आप भी वही करते कि भाई किसी चारों तरफ से घेरे रखो, फिर बात करो। जब भी एक नेगोशिएशन कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है तो वहां भी ये होता है कि इनके ऊपर प्रेशर हद तक बना के अब आप नेगोशिएट कीजिए। तो वो नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी जो अमेरिका की रही है और जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रैटेजी में उसका इस्तेमाल उसी तरह होगा। उसमें कोई साफ बात नहीं होगी, इसमें कोई साफ मूल्य नहीं देखते। अल्टीमेटली बात वही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो जैसे निक्सन ने जो बहुत बढ़िया बात कही थी, अमेरिका एक ही पॉलिसी उनकी है कि हमारे इंटरेस्ट में उसमें क्या है। वो कौन देखता है? जो उस वक्त राष्ट्रपति होता है या सेक्रेटरी स्टेट होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, वो देखता है। उनकी नजर में भारत इतना, देखिए अब भारत को सीधे डांटते नहीं है, वो ज्यादा नहीं कहते, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की बातें करते रहते हैं कि भारत हमेशा, या कोई भी देश, सिर्फ भारत ही नहीं कोई भी देश है, तो इसमें कुछ नयापन नहीं है। पाकिस्तान एक बेसिकली आप कहिए उनका सबऑर्डिनेट स्टेट है उस तरह से दिखे तो, और तभी वो उसके नाम पे, लेकिन अगर वो गिरना शुरू हो जाएगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे वो। अगर वो एकदम कोलैप्स कर जाएगा तो सपोर्ट नहीं करेंगे उसको। एक हद तक उसको हमेशा बनाए रखेंगे कि इससे चीन, जैसे आपने कहा रूस, चीन और जो वेस्ट एशिया का प्रेशर, भारत में प्रेशर, तो उसकी अपनी एक सामरिक जगह है। और तभी देखा आपने जो जब अफगानिस्तान की बात सारी होती थी शुरू, उसका रास्ता पाकिस्तान से हुआ करता था। तो अफगानिस्तान की जो लड़ाई आप देखें 1980 के आसपास की लड़ाई थी जो रूस के साथ हुई, वो शुरू हुई पाकिस्तान के रास्ते। तो पाकिस्तान उनके लिए बहुत
बड़ी सामरिक एक जियोग्राफी है, एक तरह से देखिए भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरू में एक रूस की तरफ रुझान रखने वाले भारत को कंट्रोल करने के लिए क्या था, और आज जो भारत की जो बड़बोली है या एक कहिए कि हम भी हैं, उस तरह का जो एक व्यवहार दिखा है अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसमें जो आप देखते हैं जो शगुफे छोड़े जाते हैं वो सोच के किए जाते हैं। जो आपको लगता है रैंडम है वो एक्चुअली रैंडम उतना नहीं होता। वो शुरू में आपने एक फुलझड़ी छोड़ दी, फिर देखते हैं इसका क्या असर हुआ, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह खेल चलते रहेंगे, उस पर हमें ध्यान हमेशा देना पड़ेगा। अगर हमारी नजर हटी तो समझिए कि हम कोई सिग्नल मिस कर जाते हैं। तो ये तो शतरंज की बिसात है अंतर्राष्ट्रीय सामरिक रिश्तों की, और उसमें इस तरह की बातें होती रहेंगी। और जैसे आपने कहा कि बेसिक मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ऐसी जगह बैठा हुआ है देश के हिसाब से जिससे उसका रिश्ता चीन, भारत, रूस तीनों से है, और तीनों जो हैं आज की तारीख में अमेरिका के बाद अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। रूस अपनी जगह बनाने लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, भारत बनना चाहता है। रिश्ता ऐसा है कि भारत भी बहुत कमजोर है सब मिला के, लेकिन जिसकी आकांक्षा जो सामने आई है उसको कहीं ना कहीं वो पंक्चर करते रहने के लिए तो उन्होंने 5i की रिपोर्ट दे दी, थ्रू की रिपोर्ट भेज दी, ये करते रहेंगे। इससे भी देखना पड़ेगा। जी अजीत भाई साहब, देखिए आपके आवाज आई कि नहीं है? आवाज आ गई। नहीं, आजकल आवाज बंद की जा रही है भाई। कभी कभी लगता है कि मालूम नहीं मेल फंक्शनिंग है कि कुछ इस तरह का इंपोर्ट करके आवाज बंद कर दी। मेरा वही प्रश्न है, मैं वेट कर रहा था कि जो हम जिस तरह से राजदूत नहीं है चीन का इंडिया में, और अफगानिस्तान के हमने राजदूतावास, मतलब उनका जो दूतावास है वो बंद हो गया है। मैं दोनों पे आपकी एक टिप्पणी ले लूं। जी, पहले स्टार्ट करते हैं। आपने जो सवाल सबसे पहले पूछा, जो अभी सबसे टॉप ऑफ द न्यूज है कि ये एंटायर इजराइल वर्सेस द अरब वर्ल्ड या इजराइल वर्सेस हमास, उस पे कितना पैराडॉक्सिकल है इंडियन कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी, कि एक तरह से यदि हम टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इंडिया का लें तो सबसे पहले अमेरिका है नंबर 1, नंबर 2 है चाइना, और थर्ड यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 4th सऊदी अरेबिया, 5th है रशिया, फिर 6th और 7th जो है वो है इंडोनेशिया और इराक। अब ये देखिए, मतलब फर्स्ट 5-6 ट्रेडिंग पार्टनर्स में 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें 3 अरब कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया और जो मैंने तीसरा कहा इराक। इन तीनों से हमारा इतना अधिक ट्रेड है, और इजराइल छोटा देश है, उसे तो टॉप 20 क्या टॉप 30 में भी वो नहीं आता है ट्रेड। और हम जो है बिल्कुल मतलब लेफ्ट हैंड, जो हमारा कॉमर्स पॉलिसी है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है हम खटाक से जो है इजराइल के तरफ आ गए। अब इससे देखिए, एक तो जो सो कॉल्ड गल्फ कंट्रीज है, जो मैंने पॉइंट आउट किया, 3rd and 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स यूएई एंड सऊदी अरेबिया, वो जो है दुखी हो गए क्योंकि वो अरब्स हैं। कतर जो है वो $1 बिलियन देता है हमास को। इनफैक्ट हमास के जो दोनों टॉप प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं, पिछला और अभी, जो हानिया जो पहले थे 2017 के, और अभी वाले जो हैं, दोनों दोहा में रहते हैं। आपने अफगानिस्तान के बारे में पूछा, पूरा अफगान टॉक्स जो हुआ जिससे यूएस विथड्रॉ किया, वो दोहा में, उसी दोहा में मैं 8 इयर्स एडिटर था, तो अल जजीरा वहीं पर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप जब अपना फॉरेन पॉलिसी प्रो यूएस करते हैं, जो कि मतलब आजकल इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, हम इंटीग्रेटेड है अमेरिका के साथ, हम क्वाड के मेंबर हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अमेरिका से बहुत क्लोज हैं, बट हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, जो कि $104.32 बिलियन ट्रेड है हमारे साथ। और उसके बाद जो है ये
3 अरब कंट्रीज हैं और उसके बाद इंडोनेशिया है। तो मैं ये कह रहा हूं, द लेफ्ट हैंड ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। ये जो है ना इनकंसिस्टेंसी हमारे फॉरेन पॉलिसी और हमारे इकोनॉमिक एंड कॉमर्स पॉलिसी में, ये एक तरह से कंट्री के लिए, फ्यूचर के लिए बड़ा डैमेजिंग है। अच्छा, G20 के साइडलाइंस में इंडिया ने एक नया प्रपोजल दिया। वो प्रपोजल था, इट वाज सपोज टू बी अ चैलेंज टू चाइना। प्रपोजल क्या था? रेल लिंक्स होगा इंडिया वाया मिडिल ईस्ट टू यूरोप। अच्छा, उसमें सबसे बड़े फाइनेंसियर जो हैं वो है यूएई के जो एयर अपरेंट है वो दिल्ली में बैठ के वो सारा उसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट साइन किए थे हमारे प्रधानमंत्री और डोवाल साहब एंड बाकी लोगों के साथ G20 के टाइम में। उसमें यूएई और सऊदी अरेबिया का बहुत मेजर रोल है, और भी गल्फ कंट्रीज का है, ओमान एंड अदर कंट्रीज। ओमान से हमारी बड़ी पुरानी रिश्ता है। उसमें इजराइल उस समय बात चल रही थी कि सऊदी अरेबिया इजराइल में एक अलायंस होगा, न्यू फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, तो वो भी जंप इन कर गए थे उस पूरे रेल पार्टनरशिप में। अब जो है आप ये नया स्टेप लेके पूरे अरब वर्ल्ड को एलियनेट कर दिए हैं, और इनफैक्ट बाद में करेक्शन के फॉर्म में पहले प्रधानमंत्री बोले तो वहां जो है कुड़बुड़ाहट शुरू हो गई पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड जीसीसी कंट्रीज में। उसके बाद जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया, जो किसी ने पॉइंट आउट किया कि वो ओल्ड पैटर्न पर कि भाई हम तो इक्विडिस्टेंट हैं, हम पैलेस्टीनियंस के बारे में भी सोचते हैं। बट ये जो पैराडॉक्स है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, ये पास्ट में कभी नहीं था। पास्ट में हम नॉन अलाइंड थे, आज हम यूएस के साथ अलाइंड है, ये तो क्लियर शिफ्ट है। बट शिफ्ट के बावजूद भी जो ओल्ड स्टाइल है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में प्रिवेल करता है, परंतु पीएमओ में या मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दिए अभी, वो बिल्कुल विपरीत है उसके। वही हाल है चाइना के साथ। ब्रिक्स में हमारी पार्टनरशिप है। ब्रिक्स जो है आज माना जाता है वर्ल्ड में सदर्न कंट्रीज का द मोस्ट पावरफुल बॉडी। उसमें उसमें सारे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, साथ ही साउथ अफ्रीका। और हम जो सारे ब्रिक्स मेंबर जो हैं वो यूएस कैंप से अलग हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन ब्रिक्स जो यूएस के साथ अलाइंड हो गया। तो इस कदर अलाइंड हो गए हैं कि ब्रिक्स का जो पार्टनरशिप है वो फ्रेजाइल हो गया है। उसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं है कि इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। पहले जो था हमारा एक तरह से इक्विडिस्टेंस था, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी। एनवायरमेंटल इशू में हम चाइना के साथ जाते थे, ब्रिक्स में हम चाइना के साथ जाते थे। बहुत सारे ट्रेड में, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, चाइना वाज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ये जो अल्टरनेटिव टू द डॉलर, जब ये कंसेप्शन हुआ तो उसमें भी एक इंटरनेशनल अल्टरनेटिव टू द डॉलर, उसमें इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, सारे ब्रिक्स कंट्रीज, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्लान किया था कि एक अल्टरनेटिव टू द डॉलर इंटरनेशनल करेंसी लाएंगे। और फिर जो है शुरू में हमने सपोर्ट किया और बाद में हम विड्रॉ कर गए। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये पैराडॉक्स जो है, ये मैं कहूंगा एनडीए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वीकनेस है। एक और ले लीजिए केस, G20 में हम पूरे दुनिया को बताए कि हमने तो कंसेंसस किया G20 में, सारे G20 मेंबर्स दिल्ली में साइन किए, और जैसे ही कंसेंसस किया उसी टाइम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, दोनों के बीच में जो है एक टेंशन ऑलरेडी इमर्ज कर गया था। दिल्ली में ही उस समय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में थे, और उसके बाद आपने देखा कि किस कदर कनाडा और इंडिया का रिलेशनशिप बिल्कुल जो है डेसिमेट हो गया है। इनफैक्ट 41 डिप्लोमैट्स को हम यहां से एक्सपेल किए। पहले उन्होंने एक को एक्सपेल किया,
फिर हमने टिट फॉर टैट में एक को एक्सपेल किया, उसके बाद हमने कहा कि पैरिटी होना चाहिए दोनों कंट्री के बीच। गुस्से में हम 41 डिप्लोमेट्स को, ये अनप्रेसिडेंटेड है, भारत ने आज तक नहीं किया है अपने इतिहास में 75 साल के आफ्टर इंडिपेंडेंस। 41 डिप्लोमेट्स को हमने इमीडिएटली एक्सपेल कर दिया। वो सारे सिंगापुर और मलेशिया में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर का डेडलाइन दे दिया गया। और इश्यू क्या था, तो वन सिंगल पर्सन निज्जर, जो कि फॉर्मर मिलिटेंट पंजाब से, जिनका मर्डर हो गया था जून 18 को कनाडा के वैंकूवर के बगल में जो सरे शहर है वहां पे। तो उस इश्यू पे हमने उसको ऐसे मिसहैंडल किया, गलती उधर से भी हुई, वहां के भी प्रधानमंत्री ओपनली पार्लियामेंट में इस इश्यू को उठा दिए, इसको प्राइवेटली डील करना चाहिए था। बट मैं ये कह रहा हूं कि G20 में हमने इतना आवाज किया, इतना दुनिया को बताया कि कंसेंसस मेरा अप्रोच है, और जैसे G20 खत्म हुआ कि दूसरे दिन ही ये ड्रामा शुरू हो गया। तो आज जो है कनाडा, जो नेक्स्ट G20 का एक वर्चुअल समिट हुआ है, उसमें कनाडा ने अपने डेलीगेट को विड्रॉ कर लिया है। तो कितना एम्बैरेसमेंट है उस कनाडा के साथ, जहां इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने जाता है। इंडिया का पिछले साल जो है मोर देन अमेरिका, इंडियन ऑलमोस्ट 2.32 मिलियन स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने गए। सोचिए आप, इतने सारे स्टूडेंट वहां पर हैं। 1.6 मिलियन वहां पे, सॉरी मैंने फिगर गलत बोला, 2.32 लाख इंडियन स्टूडेंट, 7.5 लाख में 2.5 लाख, करीब 2.5 लाख कनाडा जा रहा है। और 1.6 मिलियन जो हमारे वहां रेजिडेंट्स हैं, उनका हमने सारे का जो भी कैनेडियन सिटीजन है, उनका वीजा इशूइंग बंद कर दिया। उसमें से जो है मेजॉरिटी वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उनका जो परिवार है वो आधा से ज्यादा भारत में है। अभी वो शादी का सीजन है इंडिया में, वो सारा आना चाह रहे हैं, हम उनको वीजा ही नहीं देंगे। और ऑल इन द नेम ऑफ ईगो की भाई प्रधानमंत्री ने वहां से कुछ किया तो हम भी यहाँ टिट फॉर टैट कर दिए। कि टिट फॉर टैट के बेसिस पर आप एक मैच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी तो चला नहीं सकते, वो भी जबकि आप क्लेम कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम कंसेंसस में विश्वास करते हैं। इनफैक्ट जो लेटेस्ट आर्गुमेंट दिया जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स में कि हम तो मल्टी अलाइनमेंट में विश्वास करते हैं, कांग्रेस नॉन अलाइनमेंट करती थी, हम तो दुनिया में सबके दोस्त हैं, सबके साथ अलाइन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सारे नेबरहुड, बांग्लादेश को छोड़ के करीब करीब एक भी नेबर आपसे खुश नहीं है। उधर मिडिल ईस्ट में आपके सारे ट्रेडिंग पार्टनर, जो एक जमाने में ओमान जो है अयोध्या के इश्यू पे यूएन में इंडिया का साथ दिया था, वो सारे जो है अरब कंट्रीज वो आपसे दुखी हो गए हैं। आपने जो जिस तरह से इम्पेशेंट स्टेप ले लिया इजराइल का साथ देने के लिए, और साथ ही साथ अमेरिका जो है वो 5I का मेंबर है, वो बार बार कह रहा है इंडिया को यू मस्ट कोऑपरेट विद कनाडा। तो जिसको आप सबसे बड़ा अपना दोस्त मानते हैं, वही आपको जो है एक तरह से वार्निंग दिया जा रहा है। तो मतलब अजीब स्थिति है कि आप क्लेम करते हैं आप क्लेम करते हैं कि हमारा नोवेल फॉरेन पॉलिसी है, हम मल्टी अलाइन हैं, हम तो सबके दोस्त हैं। और सच्चाई ये है कि G20 के मीटिंग, जब आप प्रेसिडेंट थे G20 में, उसी समय सबसे बड़ा टेंशन विथ वन कंट्री जिसके साथ 75 साल में कभी टेंशन ही नहीं हुआ है। उस जमाने में 1985 में जब एयर इंडिया का प्लेन वहां से चला था कनाडा से, और वो आसमान में उड़ गया और लोग मरे और उसमें अरेस्टेड थे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स, उस जमाने में भी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और कनाडा इतना नहीं गिरा जो आज गिरा है। तो उसमें तो नेचुरली दोनों तरफ से गलतियां हुई है। तो गलतियों को तो मैच्योर पावर का तो काम होता है, स्टेट्समैन का काम होता है कि रिलेशन 1962 में वॉर करने के बावजूद भी चाइना के साथ नेहरू जाके फिर दोबारा कोशिश की कि लिंक्स बने। उस समय भी इनफैक्ट इट वाज अ सिमिलर सिचुएशन 1971 में जब वॉर हुआ, अमेरिका थ्रेटन किया,
मिसेस गांधी नेक्स्ट टाइम जब आई 80s तक ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप और ट्रेड इंप्रूव करने लगा था। तो स्टेट्समैनशिप का तो वो होता है कि आप ईगो पर फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाइए, यू रन फॉरेन पॉलिसी ऑन अ वेरी रैशनल साउंड बेसिस, जो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करे, जो आपको स्ट्रांग करे, और जो एक तरह से इट गिव्स अ राइट सिग्नल टू द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए केयर करते हैं। बट जिस तरह से एक्चुअली क्या हो गया है मेरे अनुसार कि ये पूरा डोमेस्टिक इलेक्शंस जो होता है ना अपने कंट्री में, वो डिक्टेट करने लगा है फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्शन इट विल हेल्प यू टू पोलराइज पीपल ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और अदरवाइज। तो उसी से आप जो है फॉरेन पॉलिसी को जो है एक तरह से चला रहे हैं। ये बड़ा डेंजरस है इंडिया टाइप कंट्री के लिए, जो आज मान लीजिए इवन दो वी आर अ पुअर कंट्री, पर माना जाता है मेजर पावर वर्ल्ड। जी जी, मैं एक और चीज कह के कल प्रमोद आपसे पूछ रहा हूं, मतलब हद ये हो गई थी कि इस वोटरों को और जो सो कॉल्ड भक्त इनको एंगेज करने के लिए ट्रेंड कराया गया था। जब निज्जर वाला मामला हुआ, जब उसकी हत्या हुई, कि घर में घुस के मारेंगे निज्जर को, तुम्हें मतलब घर में घुस के मारेंगे, आप इसको क्या ट्रेंड करा रहे थे? कल साहब मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, क्योंकि ये प्योरली डिफेंस की है और मुझे जब से वो हुआ है मैं कई फोरम पे इसको उठा चुका हूं, पूछने की कोशिश करता हूं, आंसर कहीं नहीं मिला। भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग गुरखाज की होती हैं। मेरे बहनोई गुरखाज के थे, 65 GR के थे, मेरा भांजा है, और मतलब फाइटिंग वो मानी जाती है, भाई वो है, बढ़िया लड़ाकू होते हैं, देश के उसमें जब भी होता है तो वो करते हैं। जो गुरखाज हैं, जो मूल रूप से जो गुरखा नेपाल से आते हैं, वो या तो भारत की फौज में या ब्रिटेन की फौज में जाते हैं, भारत की फौज में ज्यादा जाते हैं। जब से ये अग्निवीर योजना आई तब से नेपाल ने, क्योंकि उसको यह है कि अग्निवीर योजना, हमारे यहाँ कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन अग्निवीर योजना जिस तरह से कंसीव की गई है, 4 साल में क्या क्या करने का है, वो थोड़ा तमाशा बनाया जा रहा है मेरे हिसाब से। नेपाल अपने लोगों को अब भारतीय सेना में इस योजना में नहीं आने दे रहा, वो कह रहा है कि नहीं, इसमें नहीं आएंगे 4 साल वाली। अब नेपाल के जो गुरखाज हैं वो चाइना आर्मी में अब रिक्रूट हो रहे हैं, और ये एक बहुत ही, मतलब एक कई 100 साल का हमारा जो एक फाइटिंग आर्ट था, जो हमारा सबसे, मतलब जिसको कहते हैं ना, जिसपे हमें नाज था, उन लोगों को उठा के आपने ठेल के जबरदस्ती करके चाइना के हाथ में सौंप दिया। मैं थोड़ा इस पे आपसे एक चाहूंगा, एक वक्तव्य। एग्री विद यू आनंद साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं। इसको आप सिर्फ गुरखा सोल्जर्स, करीब 50 बटालियनें थी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अगर आप ज्योग्राफी देखिए तो नेपाल जो है, ये आप चले जाइए उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ से लेके आप धीरे धीरे नीचे आइए, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बिहार, आप चले जाइए एकदम पश्चिम बंगाल तक। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि हमारे और चीन के बीच में एक बहुत बड़ा बफर जोन था, अभी भी है। एक बफर जोन को आपने, जब एक बार गुरखा को आप अपने साथ नहीं रख पाएंगे, और गुरखा, सारे के सारे गुरखा जो है वो चीन से पेंशन पाएंगे या तनख्वाह पाएंगे, तो चीन को घुसपैठ कराने में ऐसा था 60 और 70 के दशक में, 50 के भी दशक में, लगभग 3 दशक हम लोग झेले हैं नॉर्थ ईस्ट में। ईश्वर ना करे जो ये बगैर सोची समझी जो ये लोग निर्णय ले रहे हैं कि टनकपुर से लेकर और आप चले जाइए बिहार से भी आगे तक, ये बफर जोन कहीं खत्म ना हो जाए। बफर जोन खत्म हो गया, चीनी घुसपैठ शुरू हो जाएगी। अब किस किस दुनिया में रह रहे हैं, बात लद्दाख तक के लिए नहीं रह जाएगी। आपके सारे के सारे गोरखपुर जिला, गोंडा जिला, सब के सब वो हो जाएंगी। मत करिए, ये इतना बगैर सोचे समझे मत करिए। कितना पैसा बचा लेंगे आप, नंबर 1। इसको, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई नागरिक इसको उठाता नहीं है, कोई इस पे विषय पे चर्चा ही नहीं हो रही है। और हमारे 50 बटालियनें
कि जो सैनिक पुराने रिटायर होते जाएंगे उनकी आप भरपाई कहाँ से करेंगे? ये सिर्फ गुरखा से इसलिए नहीं लिया जा रहा था कि हम गुरखा बटालियन है, बटालियन तो देश में हमारे पास बहुत जनसंख्या है, लेकिन इसकी जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है ये बहुत ही खतरनाक है एंड वी शुड नॉट प्ले विथ फायर। चलिए हम लोग तो कुछ समय में आदमी चला जाएगा, लेकिन नव पीढ़ी को आप एक नया बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम देके जा रहे हैं। मत करिए, गुरखास को रिस्टोर करिए। इसके बाद दो चीजें और थी जो आपने बहुत, ये आज जो विषय आपने उठाया था, इस बात को कैसे होगा, मैं सच में कहिए तो आप नेपाल हैं, आप नेपाल को आप संभालिए। नेपाल को मैं कई बार माओ के लिटरेचर मिले हैं और वो क्या मांग करते हैं, उत्तराखंड से लेकर और मुरादाबाद तक वो लोग अपना जमीन दावा करते हैं। इसके अलावा दो पॉइंट था, आपने बात बोली ये लड़ाई कैसे हो रही। देखिए लड़ाई बड़ी, जो मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, तेल और हथियार, तेल और हथियार इतना कॉस्टली होता है। अगर एक, चाहे हम रशियाई थे, हम रशिया में अगर एक पिन की कोई चीज 1 रुपया होती थी तो हमसे 1000 लेता था। ये सीधे सीधे हथियार की और कच्चे तेल की लड़ाई हो रही है। अब जैसा आप इसको आप लीजिए। दूसरी बात, मैं अपनी बात बोल के खत्म करूंगा। आपने बात अर्थव्यवस्था विद इकोनॉमी विद बात की, ट्रेडिंग विद चाइना, और हमारे किसी झा साहब ने बहुत सही बात बोली। ये क्या नाटक है? आप अपने पोर्ट्स पे चले जाइए, नेवल पोर्ट्स पे, नॉट द नेवी आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, मर्चेंट नेवी वाली, हजारों टन माल उतर रहे हैं। चाहे वो आपको मद्रास का पोर्ट हो, चाहे वो इधर अपना गुजरात का पोर्ट हो, माल उतर रहे हैं, हजारों टन माल उतर रहे हैं। ये किस लिए उतारा जा रहा है? इसके पीछे भी गेम चल रहा है। आप अपने वाले को नहीं बनाने देंगे, आप अपने वाले को वो सामान नहीं बनाने देंगे, चीन से लेंगे। उसका फायदा किसको मिल रहा है? ऑल दिस, गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। साहब उतना उठा रहे हो, हमारे लोगों से क्यों नहीं, आप मेरी निंदा क्यों नहीं करवा रहे हो? ये दो बातें देख के मैं आपको बोलना चाहता था। और जो आपने नेपाल वाली बात बोली है, बात सिर्फ गुरखास की नहीं है, ठीक है गुरखास, लेकिन ये अगर शुरू हो गया पूरा उत्तर प्रदेश का और बिहार का और उधर उत्तराखंड तक, ये इंसर्जेंसी आप रोक नहीं पाएंगे और ये सीधे सीधे हमारे छाती पर चढ़ के वो सब दावा करेंगे। जी जी जी। मैं डॉक्टर अनिल जय साहब, एक जल्दी से एक आपका रिएक्शन, क्योंकि समय अब खत्म ही, इज रनिंग आउट। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर पे जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक जो लेटर लिखे, ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब एक दूसरे से गुथी हुई हैं। और उसने किस तरह से लिखा कि भाई आप हमारे देश के आंतरिक, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खेल रहे हैं। और आप जिस तरह से सरकार के मतलब, उसने तो ये कहा है कि भाई हम आधे देश के वोटर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जिस तरह की नफरत की चीजों को अपने यहाँ चलवा रहे हैं। मैं उस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, डॉक्टर अनिल। आनंद जी, देखिए ये हमारे देश की हमेशा शुरू से परंपरा रही है कि जब डिफेंस का मामला कोई आता है या विदेश नीति का मामला आता है तो उसमें कोई पैटी पॉलिटिक्स नहीं की जाती। उसमें जो देश की नीति होती है, जो सरकार तय करती है, तो विपक्ष भी उसका समर्थन करता है। तो इंडिया गठबंधन की जो बात है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। जी जी जी। नहीं, मैं इसको इसलिए कह रहा था, मैं एक चीज और कह दूं यहाँ, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है क्योंकि दो एलुमनाई यहाँ बैठे हुए हैं। उनके एस जयशंकर साहब भाई जेएनयू के हैं, हमारे दो सीनियर लोग हैं, वो जेएनयू के एलुमनाई हैं। एक मेरे ख्याल में उनके सीनियर रहे होंगे, एक शायद उनके बराबर या उनके जूनियर रहे होंगे, सतीश झा साहब, और ये दोनों लोग जेएनयू के हैं। थोड़ा जो ये सारा मामला, थोड़ा नहीं, काफी हद तक मैं व्यक्तिगत रूप से तो एस जयशंकर साहब के, क्योंकि उनको इतना ट्रिगर हैप्पी नहीं होना चाहिए था। जनरली विदेश मंत्री तो थोड़ा पानी डालने का काम करता है ना, वो गुस्से में नहीं रहता है। ये जो इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका जो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जो मैनरिज्म है, वो बहुत आक्रामक है। वो जनरली मुझे नहीं उम्मीद थी कि देश के विदेश मंत्री, जिसको
थोड़ा आराम से, ट्रिगर हैप्पी नहीं, ये होना चाहिए। मैं इस पे डॉक्टर अनिल आपसे पहले एक वक्तव्य ले लूं, फिर इसी से खत्म करेंगे, बाकी लोगों से भी, उनके एलुमनाई लोगों से भी बात कर लेंगे। देखिए, जयशंकर जी की यही जो आप एग्रेसिवनेस या ट्रिगर हैप्पी या क्या कहते हैं मैकार्थीइज्म टाइप की जो पॉलिटिक्स उनकी है, तो उसी वजह से वो पॉपुलर भी है ट्रोल आर्मी के लोगों में। और जो एक जिसको कहते हैं कि मोदी जी के बाद, योगी जी के बाद जो सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं वो आजकल एस जयशंकर साहब है। तो अब आपकी बात ठीक है कि उनको एक विदेश मंत्री को उसका आचरण, उसका वक्तव्य, क्योंकि उसका ग्लोबल इफेक्ट होता है, उसको बहुत संयम से कुछ कहना चाहिए, सोच समझ के कहना चाहिए, ठंडे दिमाग से। लेकिन अब ये जैसे हैं और इसीलिए इनको पसंद भी किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे हैं जी, और ये ऐसे ही रहेंगे आगे भी। सतीश भाई, एक लाइन में, इनको पसंद इसलिए किया जा रहा है कि ऐसे हैं, या ये ऐसे हो गए हैं क्योंकि ये पसंद तभी किए जाएंगे? देखिए, जयशंकर एक छात्र की तरह, एक डिबेटर की तरह, एक डिप्लोमेट की तरह और मंत्री की तरह, ये उनके जो एवोल्यूशन के कई फेजेस हैं। आज की तारीख में जब से उन रिश्ते बनाए, चीन में जब एम्बेसडर थे हमारे जयशंकर, और जब मुख्यमंत्री मोदी वहां गए थे, तब से एक ऐसा रिश्ता बना। उनको पता नहीं कहाँ से याद आ गया कि इंदिरा गांधी ने उनके पिताजी को सेक्रेटरी नहीं बनने दिया था। उस बात को लेकर के जब से याद आया है, तब से जो है वो जुड़ गए इस रास्ते में। मोदी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उनकी आकांक्षाओं के परे उनको उन्होंने ऐसी दुनिया सौंपी है जो जिंदगी में वो सोच नहीं सकते थे। तो उसके तो वो गुलाम है, बिल्कुल इस तरह गुलाम है कि अगर वो कहते हैं कि कूदो, पूछते कितना ऊंचा कूदूं। अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन था, मैंने सुना था, मार्गरेट थैचर के जमाने में जेफरी हाउ उनके विदेश मंत्री, शैडो मिनिस्टर थे, उनसे पूछा कि whenever President Reagan asked Margaret Thatcher, jump, she said how high। तो इसकी हालत ये कुछ ऐसी हो गई है। उनके जो प्रोफेसर कहते हैं भाई ऐसा है, कई बार हमारे अच्छे स्टूडेंट अच्छे विदेश मंत्री नहीं बन पाते, क्या किया जाए। दूसरा ये कहते हैं कि जो सेक्रेटरी है उसको मंत्री बनाओगे तो बड़ी मुश्किल होती है, कि सेक्रेटरी का टेम्परामेंट अलग होता है। सेक्रेटरी हमेशा पावर्स देखता है, मंत्री को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये जो मुश्किल हो गई कि जो एवोल्यूशन जो है, ट्रांजिशन फ्रॉम सेक्रेटरी टू मंत्री जो है, उनका कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। वो इस तरह गलतियां करते रहेंगे, वो उसमें मैं बहुत आ गया है। तो कई चीजें हैं। तो एक तो ये है कि मुझे अपने नेता का जो भी हुक्म मिलेगा उसका हम 10 गुना करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि जो ट्रांजिशन है सेक्रेटरी की, जो ट्रेनिंग 35 साल की सी, वहां से मंत्री बनने में एक जो बैलेंसिंग जो फोर्सेस होती है मंत्री की, वो उन्हें सीखने की जरूरत पड़ी नहीं कभी। और तीसरा यह है कि जो व्यक्तिगत आकांक्षा उनकी जो थी, वो एकाएक उनको याद आ गया कि इंदिरा जी ने उनके पिताजी को सेक्रेटरी बनने दिया था, तो थोड़ा सा अलग बात हो गई। तो सब मिला करके वो एक तरह से देखें तो ये जयशंकर अपने आप में एक अलग किस्म के विदेश मंत्री बन गए हैं। और इसका जिक्र बहुत अर्से तक होता रहेगा कि कैसे उन्होंने देश की विदेश नीति को इतना कुछ गड़बड़ा दिया है, कि डगमगा दिया है, गड़बड़झाला बना दिया है, कि समझ नहीं आता देश कहाँ जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आपने जो एक बात कही थी ना कि हिज मास्टर्स वॉइस वाली, मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगते हैं बीरबल। बीरबल इस मास्टर्स वॉइस होने के बाद भी रास्ते से उनको हटने नहीं देते थे, कहीं ना कहीं से किसी कहानी, किस्से, चुटकुले से करके जी जी अनिल, अजीत भाई जी। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम जो है ये एनडीए गवर्नमेंट का है। प्रॉब्लम ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है उसमें कैबिनेट होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इज सपोज टू बी स्टार, बट स्टार अमंग इक्वल्स। यहाँ प्रॉब्लम क्या है नए गवर्नमेंट में, एनडीए 2 जिसको कहते हैं, वहां पे दी एवरीथिंग इज रन बाय वन पर्सन, और बाकी लोग जो है होते हैं वो जो प्यादे हो जाते हैं ना, वो सब लोग देखते हैं, सब लोग लेजिटिमेसी दे रहे हैं, सब लोग बेसिकली पीछे घूम के देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इज हैप्पी और नॉट। ये नहीं कि जिस कंट्री के साथ आप लिंक करने जा रहे हैं वो एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ना, सारे गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से आप बात कीजिए, सब बोलेंगे कि भाई हम ऑफिस में तो सुबह आ जाते हैं 9 बजे, निकलते हैं रात 9 बजे, पर कोई डिसीजन ही नहीं लेते हैं, बिकॉज सारे डिसीजंस जो हैं वो एक ही जगह से लिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि एवरी पर्सन इंडिविजुअली वो एक्ट करता है, जो किसी ने पॉइंट आउट किया कि टू प्लेइंग टू द गैलरीज, मतलब
कि संघ के बीच में, बीजेपी के बीच में हमारी क्या पॉपुलैरिटी है और वो हमें कैसे देखते हैं, क्या हम नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। इसलिए क्योंकि किसी के हाथ में कोई इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का जो पावर होता है ना, वो है ही नहीं। सारा डिसीजंस जो है ओवर सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो दोनों प्रॉब्लम है। ये जयशंकर का अपना इंडिविजुअल एम्बिशन भी हो सकता है कि सुब्रमण्यम के बेटे हैं, जिंदगी भर फॉरेन अफेयर्स में रहे, एक तरह से आईएफएस हैं, वो समझते हैं, समझदार हैं, अच्छा बोलते भी हैं, पर उनके साथ दिक्कत वही है कि स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है एक्सटर्नल अफेयर्स का कि वो एक तरह से यू आर फोर्स्ड टू मिमिक द टॉप लीडर, द बिग बॉस। तो ये मुझे लगता है जी जी नहीं सर, फॉरेन अफेयर्स नहीं भाई साहब, मुझे लगता है कि टोटल एनडीए का, क्योंकि मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। जिस दिन बिधुड़ी जी गाली गलौज कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, और मैं अभी भी उस पर कायम हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल बहुत डिसेंट आदमी मैं मानता था, मतलब ठीक है उनके पॉलिसीज अलग अलग थी, और रामदेव जी के दवा बेचने भी चले जाते थे, डॉक्टरों को जब रामदेव गाली देता है तो कुछ करते भी नहीं थे, वो अलग बात थी। लेकिन जब वो उस पे मंद मंद मुस्कुरा के उसको एक्नॉलेज कर रहे थे और अपने नंबर बढ़वा रहे थे कि कहीं टीवी में कोई बिग बॉस इज वॉचिंग तो देख रहा होगा कि तुमने ताली बजाई थी कि नहीं। रविशंकर प्रसाद से इट वॉज एक्सपेक्टेड, रविशंकर प्रसाद इस तरह की हरकत कर सकते हैं, पर डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे लिए थोड़ा उस दिन आश्चर्यचकित थे। और ये शायद एनडीए का जो बेसिक डीएनए है उसमें ये इंग्रेडिएंट है इस तरह की हरकतें करना। मुझे ये लगता है। आप सब लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सतीश भाई साहब, अजीत भाई साहब, प्रमोद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।